अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आप पिंडी बोर्ड के अंदर हों यानी पंजाब बोर्ड में से जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हों या इवन फेडरल बोर्ड में, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सबका पेपर्स को उठा के देखें तो आपको यकीनी बात है कि आप देखेंगे कि ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसकी मदद से हम किसी भी जो है नंबर कोई भी नंबर हो वेक्टर्स का, तो उनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, असल में एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली थोड़ा सा हट के है ग्राफिकल मेथड से। यानी इससे पहले हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था बाय द ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हेड टू टेल रूल या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि पैरेललोग्राम मेथड से होता है, वो जो हमारे पास है, ये दोनों के दोनों ग्राफिकल मेथड है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पहली बात तो ये है कि एनालिटिकल मेथड है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन जनरली इसमें आ जाए तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द एनालिटिकल मेथड फॉर द मेजरिंग द या फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द वेक्टर। तो ये इसकी खास बात है कि वेक्टर की तादाद ज़्यादा हो। और ये खास बात इस हवाले से भी मैं कहूँगा कि अगर आप हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं तो 2-3 वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें तो ठीक है, हो सकता है ग्राफिकल मेथड। लेकिन अगर वेक्टर्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में किसी सूरत हाल में भी सुटेबल नहीं है वेक्टर्स की एडिशन बाई ग्राफिकल मेथड यानी हेड टू टेल रूल से। तो फिर बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है कि हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं एनालिटिकल मेथड, मतलब बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मदद से। आपने ऑलरेडी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है। तो अगर नहीं तो आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक जो है वो मेरी जो है उस पर इसी पेज के ऊपर आपको आसानी से मिल सकता है। तो आप आसानी वहाँ से आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो फिलहाल हम आज ये देखने जा रहे हैं कि हम जो है वेक्टर्स को जो है कैसे ऐड करते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके लिए हम कोई सी भी दो वेक्टर्स ले लेते हैं और हम उनको जो है वो ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेक्टर है, मैं यहीं पे दोनों वेक्टर्स को बना देता हूँ। एक वेक्टर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरा ये वाई एक्सिस है। तो लेट्स से हमारे पास कोई से दो वेक्टर है। एक वेक्टर ये हमारे पास है ए वेक्टर, सर्टेन एंगल θ1 बना रहा है, और दूसरा हम एक और वेक्टर बना लेते हैं दैट इज वेक्टर बी। ये हम चाहते हैं इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर दें, और ये एडिशन भी हम किस वाले से चाहते हैं, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर। इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा वो हमने पढ़ा एडिशन वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो पहले मैं उससे जो हमारा नॉन मेथड है उसकी मदद से मैं चेक करवाता हूँ कि नॉन मेथड हमारा जो है उससे क्या रिजल्ट आता है। तो मैं थोड़ा सा, अगरचे कि हमने जब ऐड करना है तो बिल्कुल सेम यही वेक्टर इसी जो है वो डायमेंशंस के बनाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा वेक्टर को थोड़ा बड़ा करके शो करता हूँ ताकि हम उसके कंपोनेंट आसानी से बना सकें। तो मैं इसको ज़रा काफ़ी जो है वो कोशिश है कि ज़्यादा साइज में दिखा सकूँ। तो वही हमारे पास एक्स एक्सिस और उसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस, उन्हीं दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हमने जो पढ़ा था हेड टू टेल रूल के मुताबिक, सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करना है और वो हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट किया जाता है। तो ये ए वेक्टर है, मैंने कहा कि आपने उसी जैसा ही बनाना है ए वेक्टर। ठीक है, डायमेंशन में अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो इसलिए जानबूझ के मैं थोड़ा सा बड़ा शो कर रहा हूँ ताकि हमें बनाना ज़्यादा आसान हो जाए, उसकी कंपोनेंट आपको क्लियर नजर आए। फिर दूसरा बी वेक्टर, हमने क्या करना है, बी वेक्टर को यहाँ से उठाना है और ए के हेड के साथ जोड़ देना है, क्योंकि मैंने कहा पहले हम नॉन मेथड जो हमने पहले से पढ़ा वो उसकी बात करते हैं। तो सेम इसी तरह का, इतना ही इसी जैसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया। अब ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो हमारे पास पुराना मेथड था जिसमें हम हेड टू टेल रूल वाला है उसके मुताबिक ले जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो डायग्राम जरा मुनासिब सी डायग्राम बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर रिजल्टेंट देखें तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है, आर रिजल्टेंट है, और इससे पहले हमने ये बनाया था वेक्टर ए, और ये दूसरा जो है वो हमारे पास क्या था, वेक्टर बी। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास बना है, ये रिजल्टेंट क्या है, बेसिकली हेड टू टेल रूल के मुताबिक है, और ये एग्जैक्टली आंसर है। तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। ठीक है, अब हम करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मदद से जाते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्टेंट कैसे हासिल हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं कि आपने जो भी वेक्टर के कंपोनेंट बनाने होते हैं उनके आपने टेल से शुरू करना है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनाइएगा। तो मसलन अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेक्टर है ए, तो ए के अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो मैं ए के कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा, इसी रेड से ही बनाता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो। यहां से ये एक कंपोनेंट हो जाएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जैसे ही इसका हेड आ जाए तो यहां से ये ले जाएगा, हमेशा टेल से कंपोनेंट शुरू करने। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई। सेम द वे केस बी के साथ करें, बी में हमारे पास बी की टेल से शुरू कीजिएगा कंपोनेंट, और बी की टेल से जैसे ही उसका हेड आ जाए तो रोक दीजिएगा और यहां से सीधा ये होगी। तो ये हमारे पास हो गया बी एक्स और ये बी वाई। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अंदर वाली जगह पे लिखिएगा, बाहर वाली पे नहीं लिखिएगा क्योंकि बाहर फिर मिक्स हो सकता है। फिर आखिर में देखिए हमारे पास से दो वेक्टर थे लेकिन दो से हमने एक रिजल्टेंट बना दिया आर, तो वेक्टर टोटल हो गए तीन। कौन कौन से, एक वेक्टर ए हो गया, एक बी हो गया और एक रिजल्टेंट आर हो गया। ए के कंपोनेंट बन गया, बी के बन गया, लेकिन अभी भी रिजल्टेंट के कंपोनेंट हमें चाहिए तो रिजल्टेंट बनाते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। तो रिजल्टेंट की टेल यहाँ से है तो यहाँ से शुरू कीजिएगा और रिजल्टेंट की हेड तक ले जाइएगा। ये रिजल्टेंट की टेल शुरू हो रही है जी, जैसे ही उसका हेड आता है यहाँ तक, तो यहाँ तक सारा इसका क्या हो गया जी, एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से हम सीधा ऊपर ये जिसका y कंपोनेंट, ये r का ये सारा एक आर एक्स हो जाएगा और ये सारा r का आर वाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको बाहर नहीं लिखिएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक और चीज देखिए, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसी शेप बन रही है, तो ये बी एक्स है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी यकीनी बात है बी एक्स होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये ए वाई है तो इसके सामने ये वाली जगह भी ए वाई ही होगी। तो यूं हमारे पास ये सारी के सारी जो डायग्राम है वो बन चुकी है। अगर आप इनको अपने कोई नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ दिस इज आवर पॉइंट ओ, ठीक है, ये पी, ये हम रख लेते हैं क्यू, आर, एस और ये टी। बाकी आप अपनी मर्जी करें, जो मर्जी नाम रख ले। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंशन कर दिए ओ पी क्यू आर एस और ये वाला टी, ठीक हो गया। अब ये मैंने कंफर्म। तो पहला काम क्या है कि उन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से आप जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये ए और बी बन जाएगा और रिजल्टेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ए के कंपोनेंट बनाए ये रेड वाले, बी के कंपोनेंट बनाए ब्लैक वाले, और फिर आर रिजल्टेंट के भी कंपोनेंट बनाए। अब अगर आप डायग्राम चेक करें तो मुझे आप देखिएगा, याद रखिएगा मुझे रिजल्टेंट चाहिए, और हमने रिजल्टेंट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट जब भी बनाएंगे तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी जरूरत हमें नहीं है तो मैं इसको प्रेज कर रहा हूँ। जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या बनती है, आपको याद होगा रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट इज आर, तो आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर द रूट। ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। और अगर रिजल्टेंट का एंगल की बात करूं तो ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पिछले टॉपिक में, टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हमें ये बेसिकली ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के एंगल थीटा हमें चाहिए। तो ये चीज हम निकालने के लिए हमें लादी बात है, इन दोनों केसेस के लिए हमें आर एक्स और आर वाई चाहिए। तो हम डायग्राम से देख लेंगे तो आर एक्स और आर वाई डायग्राम के मुताबिक किसके बराबर है, उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं डायग्राम के मुताबिक अगर आप देखिएगा तो ये हमारे पास है आर एक्स जिसको मैंने ओ आर बोला होगा। तो अगर ओ आर की मैं बात करूं, ये ओ आर जो डायग्राम के मुताबिक ओ आर बनता है, ये फ्रॉम फिगर ओ आर, अगर आप देखिए डायग्राम से ओ आर किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक ओ आर, तो ये बराबर है ओ एस प्लस एस आर, ओ एस प्लस एस आर के बराबर। ओ आर किसके बराबर बन रहा है, ओ एस प्लस एस आर। वैल्यूज पुट कर ले, ओ आर ये सारे का सारा क्या है, आर का एक्स कंपोनेंट बनता है, तो ये बन जाएगा आर का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ओ एस क्या है, ओ एस को देखें तो ए का एक्स कंपोनेंट बनता है, तो ए एक्स लिखा हुआ भी मेरे साथ, प्लस एस आर बेसिकली ये बी का एक्स कंपोनेंट था, तो ये आमने सामने वाली साइड बराबर है, तो एस आर क्या बन जाएगा, बी एक्स। तो यूं हमें ये पता चलता है कि हमारे पास
रिजल्टेंट एक्स किससे बराबर हो जाएगा, दो जो वेक्टर्स मौजूद है उन दोनों के एक्स एक्स को जमा कर दे तो रिजल्टेंट का एक्स आ जाएगा, जो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसी तरह रिजल्टेंट वाई निकालने के लिए हम ये आर पी या पी आर की बात कर लेते हैं। आल्सो हमारे पास क्या है, पी आर। पी आर किसके बराबर है, अगर पी आर की बात करें तो ये बनता पी क्यू प्लस, ये देखिए पी आर बराबर है ये सारा पी क्यू प्लस क्यू आर की, पी क्यू प्लस क्यू आर। आप डायग्राम में चेक करें तो ये पी आर, ये सारे का सारा आर का वाई कंपोनेंट बनता है, ये आर वाई लिखा हुआ है, ये बन गया हमारे पास आर वाई प्लस क्यू आर, सिर्फ ये। तो ये हम देखें तो ए का ये वाई कंपोनेंट है तो आमने सामने वाली साइड बराबर, तो ये ए वाई बन गया। तो यूं हमारे पास आर और ये पी आर किसके बराबर है, पी आर ये सारे का सारा आर वाई के बराबर है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, पी आर की जगह ये पी आर क्या है आर वाई, ये पी क्यू है, पी क्यू की जगह मैंने वैल्यू लिख दी पी क्यू। अगर गौर करें तो ये पी क्यू क्या है, ये बी का वाई कंपोनेंट है, ये देखिए पी ये क्यू, तो ये बी का वाई कंपोनेंट है, तो ये बी वाई। तो हमारे पास टोटल क्या हो गया, अगर हम आर वाई को वैसे भी नजर आ रहा है डायरेक्ट भी देखें, ये आर वाई सारे का सारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक ये ब्लैक वाली साइड क्या है बी का वाई कंपोनेंट, और ये क्या है ए का वाई कंपोनेंट, बिल्कुल आमने सामने वाली साइड ही बराबर। तो अगर आप यहां से गौर करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल गया कि रिजल्टेंट, अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए रिजल्टेंट एक्स और रिजल्टेंट वाई निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एक्स क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स जो भी दो ऐड आपके पास मौजूद है उन दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दे तो रिजल्टेंट एक्स आ जाएगा, और दोनों के वाई वाई को जमा करे तो रिजल्टेंट वाई आ जाएगा। अब यही मेन चीज थी, बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बाकी इसके बाद क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, आसान सा फार्मूला तो आपके सामने मौजूद है, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये फार्मूला है जी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर ले, आर एक्स की वैल्यू हमारे सामने ये मौजूद है, ये आर एक्स की वैल्यू है, ये आर वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज पुट कर दे तो स्क्वायर रूट के साथ आर एक्स की वैल्यू होगी ए एक्स प्लस बी एक्स, ये देखें होल स्क्वायर, ये ए एक्स प्लस बी एक्स, प्लस आर वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो ये आर वाई की वैल्यू है ए वाई, यानी अगर आप देखें बी वाई प्लस ए वाई है, या प्लस में लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। तो देखें हमारे पास आर वाई क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस ए वाई, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ये हमारे पास आ सकता है, ठीक, जो तो ये और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यूं अगर आप गौर करें तो हमारे पास रिजल्टेंट की क्या वैल्यू होगी, ए आर एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये इसका होल स्क्वायर, और आर वाई की वैल्यू क्या होगी ए वाई प्लस बी वाई। तो यूं ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, और साथ साथ रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के साथ साथ रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन अगर हम निकालें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, तो आपके सामने मैंने लिख दिया कि डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। तो थीटा क्या क्या फार्मूला देगा, टेन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। हमने क्योंकि आर वाई और आर एक्स दोनों कैलकुलेट कर रखे, तो दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर ले, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ व्हाट इज आर वाई, ये आर वाई जी, बी वाई प्लस ए वाई लिखें या ए वाई प्लस बी वाई, तरतीब से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ए वाई प्लस बी वाई, और हमारे पास रिजल्टेंट एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यूं हमारे पास ये थीटा निकालने का फार्मूला हो जाएगा, ये रिजल्टेंट एंगल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। आप बेशक यूं करके लिखें या जनरल लिहाज के साथ लिखें। तो यूं अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, उन दो वेक्टर्स को ऐड करना हो आपने, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये तो टेक्निक है कि आपने उनके दोनों के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल देने, ठीक है। और आपके पास ए का ए एक्स बन गया, ए वाई बन गया, बी का बी एक्स बी वाई बन गया, और रिजल्टेंट के भी एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल दें। अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो आर एक्स है ये ए एक्स जमा बी एक्स के बराबर है, और ये आर वाई जो है ये ए वाई जमा बी वाई के बराबर है। ये वैल्यूज
आर एक्स और आर वाई की जब निकल आई तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने का ये फार्मूला है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू पुट कर ले और एंगल थीटा के लिए ये होती है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स, वैल्यूज पुट की। तो हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने का काम आ रहा है, और ये वाला जो फार्मूला ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वेक्टर दो से ज्यादा होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट मेथड है, वेक्टर्स की तादाद ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई बात नहीं है, सिंपल से आपने क्या करते हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर थे तो ax प्लस बी एक्स हो गया, अगर वेक्टर तीन हो जाते हैं तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा। यानी जितने वेक्टर्स हैं सब के सब वेक्टर्स के x कंपोनेंट निकाल लें और सब के सब वेक्टर्स के y निकाल लें, ठीक है। तो यूं हो जाएगा, यानी अगर मैं कहूं कि फॉर n वेक्टर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है तो फिर मैं इसको ट्रेस कर दूंगा, ठीक है। फॉर n वेक्टर की बात करो, फॉर n वेक्टर याद रखिएगा ये जो n वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर होंगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करने के लिए इससे थोड़ा सा फिर डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास a b c अप टू सो ऑन बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैंने कहा अगर दो वेक्टर होते तो आपने ax प्लस बी एक्स है, तीन होते तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा अप टू सो ऑन। अगर हम जनरली बात करें तो ax की क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी rx हम बात करें, तो फिर रिजल्टेंट जो x है वो कितना हो जाएगा, rx की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे दो वेक्टर है ax प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डेट जितने वेक्टर 10 से 20 है और सबके x को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट x आ जाएगा। इसी तरीके से रिजल्टेंट y निकालने का क्या तरीका है, अब देख रहे दो वेक्टर थे a और b, दोनों के y को जमा कर दें। अगर c भी होता तो उसके भी y को जमा करते, d होता उसके भी y को जमा कर दें, तो ये हो जाएगा ay प्लस बी वाई प्लस सी वाई, जितने वेक्टर हैं सब। देखिए वही बात है, आर एक्स आर वाई रिजल्टेंट का x और रिजल्टेंट का y निकल आया। अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये जो फार्मूला आपके पास मौजूद है इसके अंदर पुट करें, तो मतलब अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला हो जाएगा कि उसका x का स्क्वायर जब उसका y स्क्वायर, तो आर एक्स क्या हो जाएगा ax प्लस बी एक्स, एक्स को थोड़ा सा ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डेट, ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू, और साथ क्या हो जाएगा प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया आर वाई की क्या वैल्यू जाएगी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई और जितने भी प्लस डेट करके होल स्क्वायर। तो यूं हमारे पास ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगी जितने भी हमारे पास वेक्टर है। और अगर हम एंगल थीटा निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ जो उसका y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट क्या है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डेट डैश, और आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है आर वाई और आर एक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डेट डैश। यूं इस फार्मूले की मदद से हमने x कंपोनेंट निकाल दिया। तो यूं हम किसी भी वेक्टर्स के की तादाद कोई भी हो, हम उनको जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में और 2 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है पिंडी बोर्ड में, और वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा सुनिएगा। वो ये क्वेश्चन है कि आया कि जो एडिशन है वेक्टर है, ये एडिशन वेक्टर में हमारे पास स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स निकालने के लिए याद रखिएगा ऐसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि आपका पेपर में आ जाए कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एडिंग द वेक्टर अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमारे पास 3-4 स्टेप्स हो जाएंगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द x एंड y कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। पहले स्टेप में x और y, नाउ एड ऑल द x कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर वी गेट रिजल्टेंट x एंड एड द y कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स वी गेट रिजल्टेंट y। फिर उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इस फार्मूले के मुताबिक वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और फाइनली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायरेक्शन वेक्टर वी यूज दिस फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये 4 स्टेप जस्ट आप फार्मूले के साथ लिख दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारी वीडियो थी, जो लेक्चर था, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको रियली ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जो है अगर वाकई आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।